Hi students, in last lecture we studied about the comparison of dipole moment of methane, carbon tetrachloride and chloroform. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था क्या था, जब हम क्या करते हैं इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे उस दौरान हमारे पास जो मीथेन है एंड हमारे पास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इन दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो आता है, जबकि क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट है वो क्या आता है जीरो से ग्रेटर आता है। वो किस वजह से होता है? बिकॉज कहता है हमारे पास मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के केस में क्या होता है, जो सभी बॉन्ड्स हैं दैट इज जैसे मीथेन के केस में चारों के चारों बॉन्ड किसके होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण सभी बॉन्ड आपस में इक्वल होते हैं। एज रिजल्ट ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। ऐसे ही कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सेम ही होता है। जबकि कहता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म के केस में क्या होता है, हमारे पास तीन बॉन्ड किसके होते हैं, कार्बन क्लोरीन के होते हैं, जबकि एक बॉन्ड किसका होता है, कार्बन हाइड्रोजन का होता है, जिसके कारण जो नेट इफेक्ट है वो जीरो नहीं आता एंड उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा, जीरो से ग्रेटर आएगा। ऐसे हमने पढ़ा था अमोनिया एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल के केस में। कहता है दोनों में केस में क्या होता है, हमारे पास दोनों की शेप पिरामिडल होती है, जब दोनों के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। कहता है जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर होगा एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के कंपैरेटिवली। कहता है जिसके कारण आना क्या चाहिए, हमारे पास जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है उसका डाइपोल मोमेंट हाई आना चाहिए, जबकि जो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट क्या आना चाहिए, लो आना चाहिए। जबकि कहता है एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट अमोनिया का है वो हाई आता है, जबकि जो डाइपोल मोमेंट है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का वो क्या आता है, लो आता है। वो कहता है किस वजह से ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो होता है, बिकॉज यहाँ पे कहता है जो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से हमारे पास जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो क्या होता है, शो होता है। कहता है अमोनिया के केस में क्या होता है, जो हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन है एंड इनके जो हमारे पास बॉन्ड में बस जो एरो है, एरो की डायरेक्शन सेम होगी जैसे जिस डायरेक्शन में किसकी होती है, लोन पेयर की डायरेक्शन होती है, जिसके कारण जो उसका टाइप ऑफ मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या आती है, हाई आती है। जबकि कहता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड के केस में क्या होता है, हमारे पास लोन पेयर की डायरेक्शन है वो क्या होगी, नाइट्रोजन फ्लोरीन के बॉन्ड के कंपेटिवली क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। एज रिजल्ट वो क्या करेगा, हमारे पास नेट इफेक्ट थोड़ा बहुत कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, लो वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, शो होती है। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कहते हैं जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए। इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है, जैसे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कहता है डाइपोल मूवमेंट का यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नेचर का है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का है। कहता है बाई मेजरिंग द डाइपोल मूवमेंट, कहता है जब हम डाइपोल मूवमेंट को मेजर करेंगे वहाँ से हम दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे कहता है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स उसमें पोलैरिटी या चार्ज सेपरेशन क्या होगा, कम होगा। एज रिजल्ट उसका जो डाइपोल मोमेंट है ऑलमोस्ट क्या आता है, जीरो के इक्वल आता है। जबकि कहता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कुछ डाइपोल मोमेंट को शो करेंगे जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो से ग्रेटर होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। कहता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। ये किस नेचर का है, नॉन पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है। जबकि कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड है हमारे पास मॉलिक्यूल, इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.07 डिबाई के इक्वल होगी। ये क्या करेगा, हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो से ग्रेटर शो करता है, जिसकी वजह से ये किस नेचर का है, पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है। ऐसी हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन दे रखी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बोरन ट्राइफ्लोराइड, मीथेन, इन सभी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन ये सभी किस नेचर के हैं, नॉन पोलर नेचर के हैं। ऐसी हमें यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल दे रखी है। पोलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जीरो से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पोलैरिटी। क्या था, मॉलिक्यूल में अगर हम डिग्री ऑफ पोलैरिटी को मेजर करने हैं उसके लिए भी हम डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कहता है बाई मेजरिंग द डाइपोल मोमेंट, वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास जो डाई अटोमिक मॉलिक्यूल है, स्पेशली कहता है जो डाई अटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर डिग्री ऑफ पोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट को यूज़ करते हैं। कहता है जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हाई होती है उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसमें पोलैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की वैल्यू
वैल्यू है हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वो ज़्यादा होती है, बिकॉज वो क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के कंपेरेटिवली ज़्यादा पोलर नेचर का होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जितनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू हाई होगी उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा क्या होता है, पोलैरिटी उसकी हाई होगी। ऐसी नेक्स्ट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहते हैं जो मॉलिक्यूल की शेप है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट को यूज़ करेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, क्या तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होती है, मोर देन 2 एटम्स उसके अंदर इंक्लूड हो गए, उस केसेस में जो डायपोल मोमेंट है वो सिर्फ कहता है इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता कि एक बॉन्ड का कितना डायपोल मोमेंट है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट ऑल्सो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड की अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे केसेस में जो डायपोल मोमेंट है उसको हम कैसे, वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं जो डायपोल मोमेंट है वाटर का वो कितना आता है, 1.85 डिबाई आता है, जबकि कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस शेप का मॉलिक्यूल है, लीनियर शेप का मॉलिक्यूल है, जिसमें जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से उसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऑन दी अदर हैंड कहता क्या होता है, जो वाटर है वाटर की शेप लीनियर नहीं होती, बट उसकी शेप क्या होती है, एंगुलर शेप होती है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, हमारे पास 0 से ज़्यादा डायपोल मोमेंट को शो करेगा, जिसकी हमारे पास रिजल्टेंट जो वैल्यू है डायपोल्स की दोनों बॉन्ड की वो कितनी होती है, 1.84 डिबाई के इक्वल होगी। ऐसी नेक्स्ट इज आयनिक करेक्टर इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर कितना आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डायपोल मोमेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कहता है अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है एटम की पता हो, जो एटम किस में इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ से हम कहता क्या कर सकते हैं, जो नेचर है केमिकल बॉन्ड की उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अगर कहता हमारे पास जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का 2 एटम के बीच में वो लार्ज डिफरेंस हो, दैट मीन्स वो बॉन्ड है वो किस नेचर का होगा, हाईली पोलर नेचर का होगा। एज एन एक्सट्रीम केस कहता क्या होता है, जब एटम कंप्लीटली क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम को, उस केस में आयनिक बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। देयरफॉर कहता जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड को हम क्या मान के चलते हैं, एक्सट्रीम केस मान के चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। मीन्स कहता कोवलेंट केस में भी क्या होता है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड है वो क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर उसमें प्रेजेंट होता है। जितना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है बॉन्डेड एटम के बीच में, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, आयनिक करेक्टर प्रेजेंट होगा। ये कहता ऑब्जर्व हुआ है जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 2 एटम के बीच में वो 1.7 का डिफरेंस हो, एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, उस दौरान जो बॉन्ड है वो क्या होता है, 50% आयनिक करेक्टर को शो करेगा एंड 50% कोवलेंट करेक्टर को क्या करता है, शो करता है। अगर कहता है हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा शो करे, उस दौरान जो केमिकल बॉन्ड हमारे पास बनता है उसमें जो आयनिक करेक्टर है वो क्या होगा, 50% से ज़्यादा उसमें आयनिक करेक्टर क्या होता है, शो होता है। अगर कहता है हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.7 से लेस हो, उस केस में जो बॉन्ड है वो ज़्यादातर किस नेचर का होता है, कोवलेंट नेचर का बनता है, उसमें आयनिक बॉन्ड की परसेंटेज है वो क्या होती है, लेस होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्जर विल बी द आयनिक करेक्टर। जितना कहता है एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, आयनिक करेक्टर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता हम एग्जाम्पल ले ले, बॉन्ड बिटवीन दी, हमारे पास किसके बीच में बॉन्ड है, सीजियम एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। उस दौरान जो सीरियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 0.7 होती है। ऐसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। कहता है इसमें क्या होगा, आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू लिथियम एंड फ्लोरीन के बॉन्ड के कंपेरेटिवली, बिकॉज उसमें क्या होगा, लिथियम एंड फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या होता है, हमारे पास लेस होता है, जबकि कहता है सीजियम एंड फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है कि हमारे पास बॉन्ड बने बिटवीन दी कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, उस दौरान हमारे पास दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या होगा, लेस होगा। ऐसे हमारे पास जो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में ऑलमोस्ट इनके बीच में जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो भी क्या आता है, लेस होता है, जिसकी वजह से ये किस नेचर की होती है, कोवलेंट नेचर की होती है, बिकॉज इन दोनों के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या आता है, स्मॉल डिफरेंस आता है।
कहता जो परसेंटेज है आयनिक करेक्टर की कि कितना हमारे पास आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है कोवलेंट बॉन्ड के बीच में, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डायपो मोमेंट टू द डायपो मोमेंट ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब कहता ऊपर हम किसकी रेशियो लेते हैं, ऑब्जर्व्ड डायपो मोमेंट को लेंगे एंड नीचे हम किसको लेंगे, डायपो मोमेंट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर। जब कहता हमारे पास क्या होगा 100% आयनिक करेक्टर होगा, उसकी रेशो के साथ उनको हम आयनिक करेक्टर क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमें शो करा हुआ है। जैसे कहता हम हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहता जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड डायपो मोमेंट होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.07 डिबाई वो क्या करेगा, शो करेगा। एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये क्या करेगा बॉन्ड लेंथ को शो करता है। और कहता हम अज्यूम कर ले, अगर हम मान ले कि 100% हमारे पास आयनिक बॉन्ड बने हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में, जब कहता 100% आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उस दौरान हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU यूनिट उसके ऊपर चार्ज डेवलप होना चाहिए। दैट मीन्स उस दौरान जो डायपो मोमेंट है 100% आयनिक करेक्टर के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे चार्ज हमने क्या कह रहा है वो कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU यूनिट्स होगा। ऐसी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना होता है 1.275 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो 100% आयनिक करेक्टर है वो उसके लिए डायपो मोमेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6.12 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के इक्वल आनी चाहिए। कहता अब हम क्या करेंगे, जो आयनिक परसेंटेज है हमारे पास जो नॉर्मल हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड है उसमें कितना आयनिक करेक्टर उसमें प्रेजेंट होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ऑब्जर्व्ड डायपो मोमेंट की वैल्यू कितनी है 1.07 है, 100% आयनिक बॉन्ड के लिए कितनी हमारे पास डायपो मोमेंट की वैल्यू है 6.12 डिबाई के इक्वल है। दोनों की रेशो ले लेंगे, परसेंटेज निकालनी है इसके लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो नॉर्मल हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड इसके बीच में बनता है उसमें आयनिक करेक्टर कितने परसेंट प्रेजेंट होता है 17.48% उसमें क्या होगा आयनिक करेक्टर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। कहते हैं हम डायपो मोमेंट को यूज़ करके सिस एंड ट्रांस आइसोमर के बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं जो डायपो मोमेंट मेजरमेंट है वहाँ से हमें डिफरेंस पता करेंगे कि कौन सा सिस आइसोमर है कौन सा ट्रांस आइसोमर है। बिकॉज कहता है जो सिस आइसोमर्स होते हैं सिस आइसोमर का यूजली क्या होगा डायपो मोमेंट की वैल्यू हाई होगी, जबकि ट्रांस आइसोमर की जो डायपो मोमेंट की वैल्यू है वो क्या होती है लो होती है। फॉर एग्जांपल कहता है यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें ट्रांस आइसोमर ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन एंड उसको एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे सिस के अंदर क्या होता है हमारे पास सिस के अंदर जो क्लोरीन की अरेंजमेंट है वो दो हमारे पास क्या होगी सेम साइड पे होगी, जैसे दोनों हाइड्रोजन इस साइड पे है हमारे पास एंड दोनों क्लोरीन क्या है अपोजिट साइड पे है। ऐसे कहता है ट्रांस के अंदर क्या होता है हमारे पास जो क्लोरीन है क्लोरीन एटम की अरेंजमेंट क्या होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे फर्स्ट वाले केस में दोनों क्लोरीन सेम साइड पे हैं, जबकि कहता है ट्रांस के केस में दोनों क्लोरीन की बॉन्ड है वो क्या बन रही है ऑपोजिट साइड पे बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। कहता है जो डायपो मोमेंट है हमारे पास वो लेस किस वजह से आता है, बिकॉज ट्रांस के केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके डायपो मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। जबकि सिस के केस में क्या होता है दोनों बॉन्ड सेम साइड पे होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। एज रिजल्ट वो क्या करेगा कुछ डायपो मोमेंट को शो करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 से हाई होती है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। कहता है डायपो मोमेंट को यूज़ करके हम ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर के बीच में भी डिस्टिंग्विश है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं जो डायपो मोमेंट की मेजरमेंट है वहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर के बीच में, बिकॉज कहते हैं जो डायपो मोमेंट होता है पैरा आइसोमर का वो 0 होगा, जबकि ऑर्थो आइसोमर का जो डायपो मोमेंट है उसकी वैल्यू मेटा आइसोमर के कंपेरेटिवली क्या होती है हाई होगी हमारे पास। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है डाइक्लोरोबेंजीन का केस। जैसे कहता है हमारे पास क्या होती है जो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो 1 और 2 पोजीशन होती है इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, एंड 1 और 3 पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलेंगे, एंड 1 और 4 पोजीशन को क्या बोलते हैं पैरा पोजीशन बोलते हैं। कहता है हमारे पास पैरा के केस में क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से उसके डायपो मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। ऐसे हमारे पास क्या होता है मेटा के केस में क्या होता है थोड़ा डिफरेंस होता है जिसके कारण उसके डायपो मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है।
किसके कंपैरेटिवली, पैरा के कंपैरेटिवली, बट ऑर्थो के कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। बट क्या था, ऑर्थो के केस में क्या होते हैं, दोनों क्लोरीन क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, जिसके कारण उसके केस में डाल्टन की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी एज कंपेरिजन टू मेटा एंड पैरा के कंपैरेटिवली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।